जय हिंद दोस्तों। तो आज हम स्पार्क पब्लिकेशन की जो बुक बीएसएससी की प्रैक्टिस सेट आई है उसमें आज हम प्रैक्टिस सेट 3 को देखेंगे। इसमें जो भी जीके और साइंस के प्रश्न पूछे गए हैं उन सभी प्रश्नों को आज हम इस वीडियो में देखेंगे। तो पहला सवाल है, निम्नलिखित में से किस मनोविश्लेषण के संस्थापक के रूप में जाना जाता है? तो सिगमंड फ्रायड को निम्नलिखित में से किसे मनोविश्लेषण के संस्थापक के रूप में जाना जाता है? सिगमंड फ्रायड को। अगला सवाल है, वैदिक रचनाओं के मुख्य संग्रह को डैश कहा जाता है? तो संहिता। वैदिक ऋचाओं के मुख्य संग्रह को डैश कहा जाता है? संहिता। अगला सवाल है, निम्न में से किस वर्ष जापान ने भारत पर हमला किया जिसके परिणाम स्वरूप इम्फाल की लड़ाई हुई? तो 1944 में। निम्न में से किस वर्ष जापान ने भारत पर हमला किया जिसके परिणाम स्वरूप इम्फाल की लड़ाई हुई? 1944 में। अगला सवाल है, लेजिम नृत्य शैली का संबंध निम्न में से किस राज्य से है? तो महाराष्ट्र राज्य से। अगला सवाल है, अलीवर्दी खान डैश का नवाब था? अलीवर्दी खान कहाँ का नवाब था? तो बंगाल का। अगला सवाल है, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज भारत में सोने और डैश में कमोडिटी डेरिवेटिव अनुबंध शुरू करने वाला पहला स्टॉक एक्सचेंज है? तो चांदी में। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज भारत में सोने और डैश में कमोडिटी डेरिवेटिव अनुबंध शुरू करने वाला पहला स्टॉक एक्सचेंज है? तो चांदी में। अगला सवाल है, ग्लेशियर क्ले मृदा और हिमोड के साथ सन्निहित अन्य सामग्रियों के मोटे जमावों को डैश कहा जाता है? तो क्रेवा। ग्लेशियर क्ले और हिमोड के साथ सन्निहित अन्य सामग्रियों के मोटे जमावों को डैश कहा जाता है? क्रेवा। अगला सवाल है, चंदन के पेड़ किस प्रकार के वनों में उगते हैं? चंदन के पेड़ किस प्रकार के वनों में उगते हैं? तो उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वनों में। उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वनों में। अगला सवाल है, डैश एक अक्षांशीय कोड है जो एनईएफटी प्रणाली में सहभागी बैंक की शाखाओं की विशिष्ट पहचान करता है? तो आईएफएससी। अगला सवाल है, सिद्धेंद्र योगी डैश नृत्य शैली के अगुआ थे जो आदि गुरु के रूप में जाने जाते थे? तो कुचिपुड़ी के। सिद्धेंद्र योगी डैश नृत्य शैली के अगुआ थे जो आदि गुरु के रूप में जाने जाते थे? तो कुचिपुड़ी की। और अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए दोस्तों तो आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लें। वहाँ पे जो है आपको इसके सभी प्रैक्टिस सेट की पीडीएफ मिलती रहेगी। और अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लग रही है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा और इस वीडियो को प्लीज़ अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। इस वीडियो पर हम 1000 व्यू का टारगेट रखते हैं। मुझे उम्मीद है कि आप इस टारगेट को जरूर पूरा करेंगे। अगला सवाल है, द रिपब्लिक एथिक वॉल्यूम 3 किनके चयनित भाषाओं का संकलन है? तो रामनाथ कोविंद के। द रिपब्लिक एथिक वॉल्यूम 3 किनके चयनित भाषणों का संकलन है? रामनाथ कोविंद के। अगला सवाल है, निम्न का सही सुमेलित कीजिए। तो ग्राम पंचायतों का गठन किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 44 में। समान नागरिक संहिता किस अनुच्छेद में है? समान नागरिक संहिता किस अनुच्छेद में है? तो ग्राम पंचायतों का गठन किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 40 में। समान नागरिक संहिता का अनुच्छेद किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 39 में। कृषि एवं पशुपालन किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 48 में। और कार्यपालिका और न्यायपालिका का पृथक्करण किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 50 में। अगला सवाल है, संसद की गणपूर्ति निश्चित है? तो सदन की सदस्यता का 10वां भाग के। संसद की गणपूर्ति निश्चित है सदन की सदस्यता का 10वां भाग के। अगला सवाल है, निम्न में से कौन मुद्रा का बाह्य प्रभाव नहीं है? निम्न में से कौन मुद्रा का बाह्य प्रभाव नहीं है? तो विदेशों से ऋण प्राप्ति। अगला सवाल है, विषुवतीय वर्षा वनों को ब्राज़ील में किस नाम से जाना जाता है? तो सेल्वास के नाम से। विषुवतीय वर्षा वनों को ब्राज़ील में किस नाम से जाना जाता है?
सेल्वास के नाम से। अगला सवाल है, किस माह में भारतीय वायुसेना दिवस मनाया जाता है? तो अक्टूबर में। किस माह में भारतीय वायुसेना दिवस मनाया जाता है? अक्टूबर में। अगला सवाल है, निम्नलिखित याम्योत्तरों में से कौन सा भारत का मानक याम्योत्तर है? तो 82 डिग्री 30 अक्षांश पूरब, 82 डिग्री 30 अक्षांश पूरब। अगला सवाल है, निवेश प्राप्त करने हेतु सकल निवेश में क्या घटाया जाता है? तो मूल्यह्रास। निवल निवेश प्राप्त करने हेतु सकल निवेश में क्या घटाया जाता है? मूल्यह्रास। अगला सवाल है, कोटोपैक्सी पर्वतीय चोटी किस देश में स्थित है? कोटोपैक्सी पर्वतीय चोटी किस देश में स्थित है? तो इक्वाडोर में। अगला सवाल है, लूसी ब्रांज का संबंध निम्नलिखित में से किस खेल से है? लूसी ब्रांज का संबंध निम्नलिखित में से किस खेल से है? तो फुटबॉल से। अगला सवाल है, तोता ए हिंद के नाम से प्रसिद्ध अमीर खुसरो कहाँ पैदा हुआ था? तो पटियाली में। तोता ए हिंद के नाम से प्रसिद्ध अमीर खुसरो कहाँ पैदा हुआ था? तो पटियाली में। अगला सवाल है, सामाजिक मूल्यों को आत्मघात करने की प्रक्रिया को डैश कहते हैं? तो समाजीकरण। सामाजिक मूल्यों को आत्मसात करने की प्रक्रिया को डैश कहते हैं? समाजीकरण। अगला सवाल है, जिमेक्स संयुक्त नौसेना अभ्यास किसके बीच है? जिमेक्स संयुक्त नौसेना अभ्यास किसके बीच है? तो भारत और जापान के बीच। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सम्मिलित नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सम्मिलित नहीं है? तो पीट मृदा गुजरात में ये सम्मिलित नहीं है। और काली मृदा कहाँ पाई जाती है? महाराष्ट्र में। लेटेराइट मृदा पाई जाती है तमिलनाडु में। और जलोढ़ मृदा कहाँ पाई जाती है? उत्तर प्रदेश राज्य में। अगला सवाल है, चक्रवात प्रवाह के आरेख के अनुसार उत्पादन के कारकों के बाजार में क्या होते हैं? चक्राकार प्रभाव के आरेख के अनुसार उत्पादन के कारकों के बाजार में परिवार खरीदार होते हैं व फर्म विक्रेता होते हैं। परिवार खरीदार होते हैं व फर्म विक्रेता होते हैं। अगला सवाल है, पहली बार ब्रिक्स फिल्म संगोष्ठी का आयोजन किया गया मेजबान देश कौन था? तो भारत। पहली बार ब्रिक्स फिल्म संगोष्ठी का आयोजन किया गया, इसका मेजबान देश कौन था? भारत। तो आप इसके क्वेश्चन का लेवल देख रहे हैं दोस्तों। इसी तरह के क्वेश्चन जो है आपको एग्जाम में पूछे जाएंगे, तो आप इस प्रैक्टिस सेट को पूरी देखें। अगला सवाल है, किम्बरले हीरा खनन केंद्र किस देश में स्थित है? किम्बरले हीरा खनन केंद्र किस देश में स्थित है? तो दक्षिण अफ्रीका में। अगला सवाल है, पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति कब हुई थी? पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति कब हुई थी? तो 3.8 बिलियन वर्ष पहले। पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति कब हुई? 3.8 बिलियन वर्ष पहले। अगला सवाल है, व्यापार एवं प्रशुल्क पर समझौते की संस्थापना कहाँ हुई थी? व्यापार एवं प्रशुल्क पर समझौते की संस्थापना कहाँ हुई थी? तो जिनेवा में। अगला सवाल है, महिलाओं के गोले शॉटपुट का वजन होता है कितना? तो 4 किलोग्रा। महिलाओं के गोले या शॉटपुट का वजन होता है कितना? 4 किलोग्रा। अगला सवाल है, राजस्थानी भाषा में लघु कहानी का शीर्षक जिसे साहित्य अकादमी पुरस्कार प्रदान किया गया था वह है? तो बारीक बात। राजस्थानी भाषा में लघु कहानी का शीर्षक जिसे साहित्य अकादमी पुरस्कार प्रदान किया गया था वह था बारीक बात। अगला सवाल है, निम्न में से कौन सी विश्व की सबसे व्यस्तम नहर है? निम्न में से कौन सी विश्व की सबसे व्यस्तम नहर है? तो कील नहर। अगला सवाल है, भारतीय मानक समय रेखा कहाँ से नहीं गुजरती है? तो तेलंगाना से। भारतीय मानक समय रेखा कहाँ से नहीं गुजरती है? तो तेलंगाना से। अगला सवाल है, निम्नलिखित सुल्तानों में से कौन लाख बख्श के नाम से जाना जाता है? तो कुतुबुद्दीन ऐबक। निम्नलिखित सुल्तानों में से कौन लाख बख्श के नाम से जाना जाता है? कुतुबुद्दीन ऐबक। अगला सवाल है, किसी राज्य में विधान परिषद का सृजन अथवा समाप्ति की जा सकती है? किसी राज्य में विधान परिषद का सृजन
अथवा समाप्ति की जा सकती है? तो राज्य विधान सभा के तत्व संबंधी संकल्प को पारित कर संसद के द्वारा। राज्य विधानसभा की तत्व संबंधी संकल्प को पारित कर संसद द्वारा। अगला सवाल है, किस दशक को यूनाइटेड नेशन डिकेड ऑफ हेल्दी एजिंग घोषित किया गया है? तो 2021 से 2030 को। किस दशक को यूनाइटेड नेशंस डिकेड ऑफ हेल्दी एजिंग घोषित किया गया है? 2021 से 2030 को। अगला सवाल है, राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है 29 अगस्त को। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण प्राथमिक समूह का है? तो घनिष्ठ एवं आमने सामने का मेल मिलाप। निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण प्राथमिक समूह का है? घनिष्ठ एवं आमने सामने का मेल मिलाप। अगला सवाल है, विश्व का सबसे तेज धावक उसेन बोल्ट कौन से देश का है? तो जमैका का। विश्व का सबसे तेज धावक उसेन बोल्ट कौन से देश का है? जमैका का। अगला सवाल है, प्रोटेस्टेंटवाद के जनक कौन थे? तो मार्टिन लूथर। प्रोटेस्टेंटवाद के जनक कौन थे? मार्टिन लूथर। अगला सवाल है, औरंगजेब की मृत्यु के समय मराठा साम्राज्य का नेतृत्व किसके पास था? तो ताराबाई के पास। औरंगजेब की मृत्यु के समय मराठा साम्राज्य का नेतृत्व किसके पास था? ताराबाई के पास। अगला सवाल है, भारतीय संविधान के किस संशोधन के द्वारा मंत्रिपरिषद में मंत्रियों की संख्या को सीमित किया गया? तो 91वां संविधान संशोधन के द्वारा। अगला सवाल है, निम्नलिखित का सही कालानुक्रम बताइए। तो बी ऑप्शन है। सबसे पहले क्या हुआ था? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना जो है वो 1885 में हुई थी। उसके बाद साइमन कमीशन रिपोर्ट आई थी। उसके बाद जो है द्वितीय गोलमेज सम्मेलन हुआ था और उसके बाद अंत में जो है वो भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में हुआ था। अगला सवाल है, सोकर वेटलैंड आर्द्रभूमि भारत के किस क्षेत्र में है? तो लद्दाख में। सोकर वेटलैंड आर्द्रभूमि भारत के किस क्षेत्र में है? तो लद्दाख में। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से सत्यशोधक समाज के संस्थापक कौन थे? सत्यशोधक समाज के संस्थापक कौन थे? ज्योतिबा फुले। निम्नलिखित में से सत्यशोधक समाज के संस्थापक कौन थे? ज्योतिबा फुले। अगला सवाल है, किस सुल्तान ने दीवान ए अमीर ए कोई नामक नए विभाग बनाया? किस सुल्तान ने दीवान ए अमीर ए कोई नामक एक विभाग बनाया था? तो मोहम्मद बिन तुगलक ने। अगला सवाल है, दक्षिण अफ्रीका में प्रवास के दौरान महात्मा गांधी ने कौन सी पत्रिका प्रकाशित की थी? तो इंडियन ओपिनियन। दक्षिण अफ्रीका में प्रवास के दौरान महात्मा गांधी ने कौन सी पत्रिका प्रकाशित की थी? इंडियन ओपिनियन। अगला सवाल है, संदर्भ समूह कौन से हैं? तो अक्षांश समूह। अब हम जो है इसमें जो विज्ञान के प्रश्न पूछे गए थे अब हम उन्हें देखेंगे। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और इसकी आपको एकदम निःशुल्क PDF जो है वो मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। तो आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर ले, वहाँ पे आपको प्रत्येक प्रैक्टिस सेट की PDF जो है वो मिलती रहेगी। तो पहला सवाल है, डैश एक बाह्य अभिकरण एजेंसी है जिसे किसी निकाय पर प्रयुक्त करने से निकाय की स्थिर अवस्था या समान चाल में परिवर्तन होता है। तो बल में। डैश एक बाह्य अभिकरण एजेंसी है जिसे किसी निकाय पर प्रयुक्त करने से निकाय की स्थिर अवस्था या समान चाल में परिवर्तन होता है। तो बल में। अगला सवाल है, पन्ना का रंग आमतौर पर डैश होता है? पन्ना का रंग आमतौर पर डैश होता है? तो हरा रंग का। पन्ना किस रंग का होता है? आमतौर पर हरा रंग का। अगला सवाल है, निम्न में से किस स्थान पर उगने वाले पौधे रात में कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं? तो पहाड़ी इलाकों में। निम्न में से किस स्थान पर उगने वाले पौधे रात में कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं? तो पहाड़ी इलाके में। अगला सवाल है, निम्न में से कौन सा कथन सही है? निम्न में से कौन सा कथन सही है? तो दो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं प्रतिच्छेद कर सकती है। दो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं प्रतिच्छेद कर सकती है। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सी संचयी जड़
नहीं है। निम्न में से कौन संचयी जड़ नहीं है? तो शंक्वाकार मूल जो है वो संचयी जड़ नहीं है। और कौन कौन सी है? तो नेफिफॉर्म मूल, श्वसन मूल और फ्यूजिफॉर्म मूल। अगला सवाल है, यदि किसी स्प्रिंग से धारा प्रवाहित कराई जाती है तो स्प्रिंग डैश होगी? तो प्रसारित। यदि किसी स्प्रिंग से धारा प्रवाहित कराई जाती है तो स्प्रिंग डैश होगी? तो प्रसारित होगी। अगला सवाल है, संसाधित भोजन को संरक्षित करने के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग परिरक्षक के रूप में किया जाता है? तो सोडियम मेटाबाइसल्फेट का। संसाधित भोजन को संरक्षित करने के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग परिरक्षक के रूप में किया जाता है? सोडियम मेटाबाइसल्फेट का। अगला सवाल है, वेबर के अनुसार सामाजिक विज्ञान की पूर्ण व्याख्या सामाजिक क्रिया का एक डैश विचार विकसित करना है? तो अतिरंजित का। अतिरंजित का। वेबर के अनुसार सामाजिक विज्ञान की पूर्ण व्याख्या सामाजिक क्रिया का एक डैश विचार विकसित करना है? तो अतिरंजित। अगला सवाल है, भारत द्वारा CMS-01 नामक संचार सैटेलाइट छोड़ा गया है, यह किसका प्रतिस्थापन है? तो GSAT-12 का। GSAT-12 का। अगला सवाल है, निम्न में से किस कैल्शियम यौगिक का उपयोग दंतमंजन के एक हल्के अपघर्षक के रूप में किया जाता है? तो CaCO3 का। निम्न में से किस कैल्शियम यौगिक का उपयोग दंतमंजन के एक हल्के अपघर्षक के रूप में प्रयोग किया जाता है? CaCO3 का। अगला सवाल है, प्रभावी कीटाणुनाशक जो कि उपकरणों की सतह को साफ करने के लिए उपयोग में लिया जाता है वह कौन सा है? तो सोडियम मेटासिलिकेट। प्रभावी कीटाणुनाशक जो कि उपकरणों की सतह को साफ करने के लिए उपयोग में लिया जाता है वह है सोडियम मेटासिलिकेट। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सी धातु हमारे शरीर में रक्त का थक्का जमने के लिए उत्तरदायी है? तो कैल्शियम। निम्नलिखित में से कौन सा धातु हमारे शरीर में रक्त का थक्का जमने के लिए उत्तरदायी है? तो कैल्शियम। अगला सवाल है, क्या होता है जब किसी वाहित मल का विसर्जन किसी जलाशय में किया जाता है? तो घुली ऑक्सीजन का गिरना। क्या होता है जब किसी वाहित मल का विसर्जन किसी जलाशय में किया जाता है? तो घुली ऑक्सीजन का गिरना। अगला सवाल है, यदि किसी अपरिवर्ती प्रतिरोधक के सिरों के बीच का विभवांतर आधा कर दिया जाए तो विद्युत शक्ति का मान क्या हो जाएगा? 1/4। यदि किसी अपरिवर्ती प्रतिरोधक के सिरों के बीच का विभवांतर आधा कर दिया जाए तो विद्युत शक्ति का मान हो जाएगा तो 1/4। अगला सवाल है, जहरीली पदार्थ जो हरा आलू में पाया जाता है वह है? जहरीली पदार्थ जो हरा आलू में पाया जाता है वह कौन सा है? तो सोलानाइन। अगला सवाल है, हैकिंग के लिए किस यूजर का पासवर्ड पता करना कहलाता है? तो सिंकिंग। हैकिंग के लिए किसी यूजर का पासवर्ड पता करना कहलाता है सिंकिंग। अगला सवाल है, माइक्रोटॉक्सिस उत्पादन होते हैं? तो कवक द्वारा। माइक्रोटॉक्सिस उत्पादन होते हैं कवक द्वारा। अगला सवाल है, बोर्ड के सिद्धांत के अनुसार परमाणु त्रिज्या r व मुख्य क्वांटम संख्या n में संबंध दिया जाता है? तो r समानुपाती n² के द्वारा। r समानुपाती n² के द्वारा। अगला सवाल है, डैश रुधिर में पैदा होने वाले सूक्ष्म जीवों को फंसाकर रुधिर निस्पंदक के रूप में काम करता है? तो पिलिया। डैश रुधिर में पैदा होने वाले सूक्ष्म जीवों को फंसाकर रुधिर निस्पंदक के रूप में कार्य करता है? तो पिलिया। अगला सवाल है, खाद्य श्रृंखलाओं के इंटरलॉकिंग पैटर्न को क्या कहा जाता है? खाद्य श्रृंखलाओं के इंटरलॉकिंग पैटर्न को क्या कहा जाता है? तो खाद्य जाल। खाद्य जाल। अगला सवाल है, कच्चे खाने वाले खाद्य पदार्थों को धोना चाहिए किससे? तो KMnO4 से। कच्चे खाने वाले खाद्य पदार्थों को धोना चाहिए KMnO4 से। अगला सवाल है, अम्लीय वर्षा के लिए निम्नलिखित में से कौन सी गैस जिम्मेदार है? अम्लीय वर्षा के लिए निम्नलिखित में से कौन सी गैस जिम्मेदार है? तो सल्फर डाइऑक्साइड। सल्फर डाइऑक्साइड। अगला सवाल है,
सही कथन की पहचान कीजिए। सही कथन की पहचान कीजिए, तो इनमें से कोई नहीं। अगला सवाल है, विभिन्न देशों में कई लोगों को प्रभावित करने वाली बीमारी को क्या कहा जाता है? तो सर्वव्यापी महामारी। सर्वव्यापी महामारी। अगला सवाल है, निम्न में से कौन सा किरण धन आवेशित कणों से युक्त है? तो अल्फा किरणें। निम्न में से कौन सा किरण धन आवेशित कणों से युक्त है? अल्फा किरण। तो आज की वीडियो दोस्तों यहीं पे समाप्त करते हैं, और अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और इसकी पूरी PDF जो है आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। तो आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लें, उसका लिंक जो है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। और इस वीडियो को प्लीज़ अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।